जय हिंद स्टूडेंट्स। यूपीपीसीएस 2023 के क्रैश कोर्स में मैं विवेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज पहला दिन है और इसमें वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री टाइमलाइन के बारे में, इतिहास की जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, तिथिवार अध्ययन करेंगे उनका। 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व जो समय रहा है वो है पाषाण काल का। 2 मिलियन ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व का समय पूर्व पाषाण काल का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आग की खोज हुई। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल रहा है और 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक अपर पाषाण काल रहा है, यानी कि पूर्व आधुनिक पाषाण काल रहा है। यहाँ पर चूने पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया गया, ठीक है, जिसका अवशेष छोटा नागपुर, पठार और कुंडूल जिले में मिला हुआ था। मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। 10,000 ईसा पूर्व के ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य पाषाण काल था, जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। शिकारी और चरवाहे और सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। 7,000 ईसा पूर्व जो है वो नव पाषाण काल का समय आता है। यहाँ पर अनाज उत्पादन हुआ और पॉलिश उपकरणों का प्रयोग हुआ। जो हमारा पूर्व हड़प्पा काल है 3,000 ईसा पूर्व, वो ताम्रयुग कहलाता है। पहली धातु, क्वेश्चन आता है पहली धातु कौन सी खोजी गई थी, तो तांबा था। तांबे का प्रयोग यहाँ पर किया गया। 2500 ईसा पूर्व ये हमारा हड़प्पा काल का समय आता है। अगर हम देखें 2500 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास, अगर एग्जैक्ट तिथि के बारे में करें तो 2350 बीसी आता है, ठीक है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता और शहरी सभ्यता का विकास यहाँ पर होता है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये काल हमारा पूर्व वैदिक काल रहा, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। वैदिक काल के बारे में इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल होता है, जहाँ पर हम लोग महाजनपदों की स्थापना देखते हैं और दूसरा जो शहरी चरण है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का समय महाजनपदों का होता है। 16 महाजनपद होते हैं और वो अपने 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 राजतंत्रों का स्थापना करते हैं। 544 बीसी से 412 बीसी ये हरण्यक जो वंश है, हरण्यक वंश है, इसको आप लोग हर्यक वंश भी पढ़ते होंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, जैसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, तो ये उनका काल है। 412 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व ये शिशुनाग वंश का काल है, जिसमें शिशुनाग और काला अशोक इन लोगों का शासनकाल रहा। 344 बीसी से 323 बीसी की बात करें तो नंद वंश, और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म। फिर हम लोग आ जाते हैं 563 बीसी, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं वो। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म होता है, जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर होते हैं। 518 बीसी में पारसियों का आक्रमण होता है, जो डेरियस यानी कि दारा प्रथम जो आक्रमण करता है यहाँ पर। 483 ईसा पूर्व में पहली बुद्ध परिषद लगती है, संगीति होती है राजगीर में। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बुद्ध परिषद यानी द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वैशाली में। 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनियाई आक्रमण होता है, ठीक है। मैसेडोनियाई यानी कि सिकंदर आक्रमण करता है। ग्रीक और भारत के मध्य सीधा संपर्क यहाँ पर स्थापित होता है। 250 ईसा पूर्व के बारे में बात करें तो ये तीसरी बुद्ध संगीति होती है, परिषद होती है। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये हमारा समय मौर्य काल का है, जिसमें से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन करता है, और 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व बिंदुसार जो उसका पुत्र है वो अपना शासन करता है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अशोक महान का शासनकाल रहता है, और इसके बाद 185 बीसी तक उत्तरवर्ती मौर्य भारत पे शासन करते हैं। इसमें क्या होता है कि भारत का राजनीतिक एकीकरण होता है। अशोक आता है, अशोक अपनी धम्म नीति का प्रचार करता है। कला और वास्तुशिल्प इन सब का यहाँ पर विकास होता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। 185 बीसी से 73 बीसी हमारा शुंग वंश, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग होता है, जो अंतिम मौर्य सेनापति भी रहता है। ब्राह्मण वंश का संस्थापक भी इसको एक तरीके से कहते हैं। 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व कर्ण वंश आता है, जिसकी स्थापना वासुदेव ने करी थी। 60 बीसी से 225 ईस्वी तक, अब यहाँ पर ईस्वी आ गया, अभी तक हम लोग ईसा पूर्व के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर ईस्वी आ गया। सातवाहन वंश की स्थापना होती है, इसकी राजधानी पैथॉन रहती है महाराष्ट्र में। 2 बीसी में इंडो यूनानी जो मिनांडर है वो आक्रमण करता है, उसका जो कार्यकाल है वो
65 BC से 145 BC तक रहता है। 1 BC से 4 ईस्वी तक शकों का साम्राज्य रहता है, जिसमें रुद्रदमन बहुत इंपॉर्टेंट है। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक वो शासनकाल करता है। 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी अगर हम देखें तो पारसियों का आक्रमण होता है, पारसी रहते हैं या गुंडोफेरेंस के शासन में। सेंट थॉमस एक बहुत बड़े चर्च के मालिक थे वो, और यहाँ पे आगे एक पादरी थे, पादरी के रूप में यहाँ पर आए। एक्चुअली उनका खुद का एक चर्च भी था। ठीक है, तो वो यहाँ भारत है। 1 ईस्वी से 4 ईस्वी पूर्व कुषाणों का आक्रमण होता है, जिसमें कनिष्क इंपॉर्टेंट है। 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। आगे चलते हैं 72 ईस्वी में चौथी बुद्ध परिषद, जो कहाँ होती है? कश्मीर में होती है। 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक संगम काल रहता है। संगम संघ सम्मेलन चेर, चोल और पांड्य शासकों का रहता है। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी ये गुप्त काल रहता है। 319 से 334 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल। 335 से 380 ईस्वी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। 380 से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय। 415 से 455 ईस्वी कुमारगुप्त और 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का शासनकाल रहता है। जो गुप्त काल है वो भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। विविध कला एवं साहित्य का यहाँ पे विकास होता है। मंदिर निर्माण की जो नागर शैली होती है, जिसको लोकल भाषा में नगाड़ा शैली भी कहा जाता था, उसका यहाँ पर विकास होता है। 550 ईस्वी से 647 ईस्वी वर्धन वंश का शासन रहता है। इसमें हर्ष सबसे प्रतापी राजा होता है। 606 से 647 ईस्वी कन्नौज और प्रयाग सभा का आयोजन करता है। ह्वेनसांग इसी के काल में भारत आया था। 543 से 755 ईस्वी वातापी के चालुक्य का समय रहता है। विसरा काल जो कला होती है उसका विकास होता है। 875 से 897 ईस्वी में कांची के पल्लव, ठीक, ये शासन करते थे। द्रविड़ शैली में मंदिर के निर्माण की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी। अब हम लोग मध्यकालीन भारत में आ जाते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल 650 से 1206 ईस्वी तक लिया जाता है। 750 से 1150 ईस्वी तक पाल का शासन रहता है, जो पालों का शासन रहता है। कहाँ पर? मुंगेर। मुंगेर कहाँ है? बिहार। बिहार में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। 752 से 973 ईस्वी राष्ट्रकूट आते हैं। मालखेड़ में इन्होंने राजधानी अपनी बनाई। 730 से 1036 ईस्वी प्रतिहार, पश्चिमी भारत पर इन्होंने शासन किया था। 712 ईस्वी पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। किसने? महमूद बिन कासिम या मोहम्मद बिन कासिम भी इनको कहते हैं। इसने भारत पर आक्रमण किया था। 850 से 1279 ईस्वी ये चोलों का शासनकाल रहा। राजधानी तंजौर थी। द्रविड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 998 से 1030 ईस्वी पहला तुर्की आक्रमण हुआ। गजनी के महमूद, यानी जो महमूद गजनवी है उसने आक्रमण किया। 1175 से 1206 ईस्वी द्वितीय तुर्की आक्रमण हुआ। किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। 1178 से 1192 पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल रहता है। पहला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, तराइन का हुआ 1191 में। दूसरा हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। उसके फलस्वरूप सल्तनत काल बना। 1206 से 1526 ईस्वी मुगलों के आने से पहले तक का समय कई पार्ट में डिवाइड है। उन पार्ट्स के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश, पहला वंश गुलाम वंश होता है। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे राज करता है। लाल बख्श के नाम से ये विख्यात था। कुतुब मीनार की नींव इसी ने डाली थी। 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश शासन करता है, जो दिल्ली में इस अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है। 1236 से 1240 तक रज़िया सुल्तान, पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला जो भारत पर शासन करने वाली होती है, उसका समय काल है। 1240 से 1266 ईस्वी ये समय इनके गुलाम वंश के कमजोर उत्तराधिकारियों के का रहता है। और 1266 से 1287 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन आता है, जिसने दीवान अर्ज की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसके बाद जो समय आता है वो किसका आता है? खिलजी वंश। 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट शासक कौन रहा? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 ईस्वी तक कई सारे प्रशासनिक इसने सुधार किए, बाजार नीतियाँ इसने अपनाई और दाग चेहरा आदि पद्धतियाँ इन्होंने शुरुआत करी। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में डिस्कस होगा। तुगलक वंश के बारे में बात कर लेते हैं। 1320 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक शासन किया। इसने प्रशासनिक सुधार तो लेकर ये आया, लेकिन कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हो गई थी जिसको ये लागू नहीं कर सका। ठीक है, 1351 से 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक आता है। इसने कई सारे शहरों की स्थापना करी। और 1398 से 1399 में तैमूर का यहाँ पर आक्रमण होता है, जो
चंगेज़ खां का वंशज था, उसने मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। फिर लोदी वंश आ जाता है। बहलोल लोदी इसका संस्थापक होता है। 1451 से 1488 ईस्वी तक ये शासन करता है। 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी रहता है, जिसने किस शहर की स्थापना करी? आगरा शहर की। 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी रहता है, पहला ऐसा शासक जो युद्ध भूमि मारा जाता है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और पैरेलल चलते हैं तो विजयनगर और बहमनी राज के बारे में बात कर लेते हैं। 1336 से 1450 ईस्वी तक संगम वंश का समय रहता है और इसकी स्थापना किसने करी? हरिहर और बुक्का ने। 1485 से 1505 तक सुलु वंश रहता है, जिसमें सुलु नरसिम्हा ने इसकी स्थापना करी। 1505 से 1570 ईस्वी तक तुलु वंश रहता है, इसकी स्थापना किसने करी? वीर नरसिम्हा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सलु और वीर भाई थे। 1509 से 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन एक प्रतिभाशाली विद्वान था। इवन बाबर ने इसको बहुत ही प्रतापी राजा कहा था स्वयं अपनी आत्मकथा में। 1570 से 1650 ईस्वी तक की बात करें तो अराविड वंश का ये वंश रहता है। तिरुमल ने इसकी स्थापना करी थी। बहमनी राज के बारे में बात कर लें। 1347 से 1358 ईस्वी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसने क्या किया? गुलबर्गा में बहमनी राज की स्थापना करी। 1397 से 1422 ईस्वी ताजुद्दीन फिरोज शाह, 1422 से 1435 ईस्वी अहमद शाह वली का शासनकाल रहा। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। 1526 से 1530 ईस्वी बाबर का शासनकाल, पानीपत का पहला युद्ध, उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ टाइम लाइन देख रहे हैं, यानी उनका समय देख रहे हैं। बाकी जो डिटेल में है वो जब हम लोग मुगल वंश पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। 1530 से 1540 ईस्वी और दोबारा 1555 से 1556 ईस्वी ये समय रहा हुमायूं का। शेर शाह सूरी के द्वारा ये पराजित हुआ था, इसीलिए जो गैप आपको दिख रहा है उसी वजह से। 1540 से 1555 ये जो गैप था, इस बीच में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था और 1540 से 1545 तक अपना इसने शासन किया था, सूर साम्राज्य स्थापित किया था। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ। 1556 से 1605 तक अकबर अपना राज्य करता है, दीन इलाही की स्थापना करता है, मुगल साम्राज्य का विस्तार करता है। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर रहता है और इसके समय में कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए थे। 1628 से 1658 ईस्वी शाहजहां शासन करता है। मुगल साम्राज्य एवं कला का और स्थापत्य का यह उत्कृष्ट समय रहता है। 1658 1707 ईस्वी औरंगजेब का समय है। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत इसी समय हो गई थी। और 1707 से 1857 ईस्वी ये उत्तरवर्ती मुगल शासक आए थे, बाद के मुगल शासक आए थे और इनके समय में अंग्रेज ताकतवर हो गए थे तो मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया था। बीच में मराठा साम्राज्य का उदय होता है 1674 1720 ईस्वी तक। 1674 से 1680 तक शिवाजी का समय रहता है, औरंगजेब के समकालीन थे और दक्कन में मुगलों की सबसे बड़ी चुनौती थी। 1680 1689 शंभाजी, 1689 1700 ईस्वी राजा राम, 1707 तक 1700 से 1707 तक ताराबाई, 1707 से 1749 तक साहू और साहू के समय में ही पेशवा का उदय हुआ। 1713 1720 बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा थे। ठीक है, अब जो मराठा संघ आता है, यहाँ पे मराठा राज था, अभी मराठा संघ हो गया 1720 से 1818 ईस्वी तक। 1720 1740 तक बाजीराव प्रथम शासन करते हैं। 1740 1761 तक बाजीराव। 1761 से में क्या होता है? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली आता है और मराठों को हरा देता है। इसके बाद 1818 तक इनके उत्तरवर्ती शासकों का राज्य रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंग्ल मराठा युद्ध मिलान करने में आता है। 1775 से 1782 ईस्वी तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इसमें ब्रिटिश हार गए। 1803 से 1806 ईस्वी तक दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इसमें मराठों की हार हुई और सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने पड़े उनको। 1817 से 1818 ईस्वी तक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, मराठों की निर्णायक रूप से इसमें हार हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तिथियाँ, ध्यान से देखिएगा, मिलान करने में कई बार क्वेश्चन आए। आधुनिक भारत, अब हम लोग आ जाते हैं बंगाल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बंगाल और मैसूर सबसे इम्पोर्टेंट राज्य। 1717 से 1727 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खान ने इसकी स्थापना करी और अपना शासन किया और बंगाल की राजधानी कहाँ कर दी? मुर्शिदाबाद। 1727 1739 तक शुजाउद्दीन का शासन रहा। 1739 से 1740 तक सरफराज रहा। 1740 से 1756 तक अली वर्दी खान ने अपना शासन किया। 1756 से 1757 तक सिराजुद्दौला रहा। इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ।
1757 में 1760 तक मीर जाफर रहा, जिसके अंग्रेजों का हाथ की कठपुतली भी कहा जाता है। 1760 से 1764 ईस्वी तक मीर कासिम रहा, और मीर कासिम के समय में ही क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। मैसूर के बारे में बात करते हैं। 1761 से 1782 तक हैदर अली शासन करता है, और इसी ने आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना करी थी। 1766 से 1769 पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कौन सा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है? हैदर अली अंग्रेजों को हरा देता है। 1780 1784 दूसरा होता है, इसमें हैदर अली की सर आयरकूट के हाथों पराजय होती है, और 1782 में ही उसकी डेथ हो जाती है। उसका जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान, वो आगे संभालता है युद्ध को। 1782 1799 तक टीपू सुल्तान रहा, ये दूसरा युद्ध जारी रहता है। 1790 से 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यहाँ पर 1784 होना चाहिए, 1799 लिखा है, तो आप ठीक कर लीजिएगा, 1784। ठीक है। तो टीपू ने आधे से अधिक राज्य जीत लिया था तीसरे मैसूर युद्ध में, लेकिन एक संधि करनी पड़ गई थी, और 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू सुल्तान इसमें मृत हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और ये तीसरा और चौथा, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इनकी जो डेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भारत में यूरोपीय आ जाते हैं। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कोचीन और गोवा में मुख्यालय स्थापित करते हैं। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में अपने पैर जमाते हैं। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। पुलिकट और नागापट्टनम में ये अपने मुख्यालय बनाते हैं। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो सरमपोर में अपना मुख्यालय बनाती है। और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है, जो पौंडीचेरी, या जिसे हम लोग पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर अपना मुख्यालय बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कर्नाटक युद्ध 1764 से 1746 से 1746 से 1748 पहला आंग्ल फ्रांस युद्ध होता है। एक्सला शापेल की संधि हो जाती है यहाँ पर। 1749 से 1754 दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध होता है, पुडुचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। 1758 1763 ये तीसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध होता है, जिसमें पेरिस की संधि होती है, और ये सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है। स्वतंत्रता संघर्ष की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1857 पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम युद्ध होता है। 1885 में कांग्रेस का गठन होता है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। 1885 से 1905 ये नरमपंथी काल कहलाता है। 1905 से 1917 ये चरमपंथी काल कहलाता है। नरमपंथी काल में दादा भाई नौरोजी और सूर्यनाथ बनर्जी का प्रभुत्व रहता है। चरमपंथी काल में लाल बाल और अरविंद घोष का प्रभुत्व रहता है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है। 1905 से 1908 स्वदेशी आंदोलन किया जाता है, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता सत्र होता है, उसमें स्वराज को लक्ष्य बनाया गया। 1907 में सूरत का विभाजन होता है। पूरे भारत में आंदोलन के विस्तार पर यह प्रश्न उठाया जाता है। इसमें 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होता है, और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, और जो आगे चल के सांप्रदायिक स्थिति पैदा होती है उसके लिए जिम्मेदार मार्ले मिंटो सुधार। 1915 से 1916 होम रूल आंदोलन चलता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों अपने अपने होम रूल लीग स्थापित करते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जो कांग्रेस और लीग के मध्य समझौते के रूप में आता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में जो उग्रवादी दल के लोग थे, चरमपंथी थे, उनका पुनः प्रवेश हो जाता है। गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका प्रारंभिक काल 1893 1914 दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने लिटिल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी, अंग्रेजों के जातियों के खिलाफ सत्याग्रह किया, सीडीएम किया। 1915 से 1948 भारत में गांधी जी रहे। 1915 में बम्बई पहुंचते हैं, पहले 2 वर्ष भारत का भ्रमण करते हैं, किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। 1917 में पहला अभियान चलाते हैं, चंपारण आंदोलन, जो नील की खेती के किसानों के समर्थन में होता है। 1918 में अहमदाबाद में इन्होंने पहली भूख हड़ताल करते हैं। खेड़ा में पहला असहयोग आंदोलन चलाते हैं। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ ये चलाते हैं। 1920-22 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन में भी अपना ये योगदान देते हैं। 1924 में बेलगांव सत्र होता है, जिसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। ठीक है। 1930 से 1934 नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलता है, जिसमें दांडी यात्रा ये करते हैं। गांधी अरविंद के बीच में समझौता होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से अपने अवज्ञा आंदोलन फिर से चालू हो जाता है। 1940-41 व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 1942 में करो या मरो का नारा ये देते हैं। इस दौरान क्या घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं तो देख लेते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ।
1920 से 22 में खिलाफत और सहयोग आंदोलन हुआ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता के बारे में बात करी गई। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, और ये कुछ घटनाओं के बाद वापस ले लेते हैं अपना ये जो नॉन कोऑपरेटिव मोशन जो रहता है, एनसीएम, उसको वापस ले लेते हैं। 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज दिवस मनाया जाता है, विधायी परिषद में प्रवेश करते हैं। 1927 में साइमन कमीशन आता है, जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करता है, जिसको हम लोग वाइट कमीशन भी कहते हैं। 1929 में जिन्ना अपना 14 फॉर्मूला देते हैं, 14 सूत्र देते हैं। 1929 में लाहौर सत्र होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज को अपनाया जाता है। 1930 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन होता है, दांडी यात्रा चालू होती है। 1931 में 31 में गांधी अरविंद के बीच समझौता होता है, और गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए जाते हैं। 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट लाया जाता है। उसके बाद एक सेकंड, पेज आगे मूव हो गया। 1932 में सामुदायिक पंचायत लाया जाता है। 1932 में पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम लाया जाता है, इसमें अनंतिम स्वायत्ता इनको दी जाती है। 1937 में कांग्रेस का 18 महीने का शासन शुरू होता है। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। 1939 में कांग्रेस के मंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसमें लिन लिथगो ने विश्व युद्ध में भारत से सहायता करने के लिए आग्रह करते हैं। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 1942 में क्रिप्स मिशन होता है। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और 1943 में 21 दिन का गांधी उपवास करते हैं। सीआर फार्मूला 1944। 1945 में वोवेल योजना और शिमला समझौता होता है। 1945 में आईएनए भारतीय राष्ट्रीय जो थे उस पर मुकदमा किया जाता है, जो अपने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई एकेडमी होती है, ठीक है, उस पर मुकदमा किया जाता है। REN रेटिंग विद्रोह 1946 होता है, जो नौ सैनिकों द्वारा किया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है, और इसी में ही 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है। 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। 1947 में एटली अपनी घोषणा करते हैं। 47 में माउंटबेटन योजना आती है, और इसी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम चालू किया जाता है, लागू किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। इन डेट्स को आप लोग अपने नोट्स पर्सनल बना लीजिए, उसको कायदे से लिख लीजिए। 2 क्वेश्चंस आपको कम से कम इस वीडियो से मिलेगा 100% आपकी आने वाली परीक्षाओं में। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर शुरुआत की स्लाइड में दिया हुआ है, 9598893358, ठीक है। तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हम लोगों का चल रहा है, पेड बैच है, जिसकी फ़ीस मात्र 1500 रुपये रखी गई। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।